Hello friends, welcome again to my channel COVID-19 tutorials by Advocate ममता कौड़ा। कल हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे ट्रेसपास टू द पर्सन। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेसपास टू द पर्सन, हम किसी के पर्सन के ऊपर कैसे ट्रेसपास कर सकते हैं, चाहे असॉल्ट द्वारा, बैटरी द्वारा, या उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में लेके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैटरी। बैटरी किसको कहते हैं? जब आप इंटेंशनली फोर्स का इस्तेमाल करते हो दूसरे बंदे के ऊपर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो उसको कहते हैं बैटरी। इसमें 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो फोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, सेकंड क्या है, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। पहला है यूज ऑफ फोर्स। चाहे फोर्स कितनी छोटी सी हो और दूसरे बंदे को चाहे इससे हार्म ना भी पहुंचा हो, तो सिर्फ जब आप एंगर में किसी को टच करते हो तो वो बैटरी बन जाता है। और कई बार जो फोर्स है हम विदाउट बॉडीली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे स्टिक से किसी को मारना, या यूज ऑफ बुलेट, मिसाइल, पानी किसी के ऊपर फेंक देना, स्पिटिंग किसके ऊपर करना, या कोई बंदा चेयर के ऊपर बैठने लगा चेयर खींच लेनी। तो अगर इन्फ्लिक्शन ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या ऑडोर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं जिससे दूसरे बंदे को फिजिकल इंजरी होती है और डिस्कम्फर्ट होती है, तो इसको बैटरी माना जाएगा। अब सेकंड क्या है, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। जब हम इंटेंशनली फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास उसके लिए कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ये बैटरी माना जाएगा। जैसे एक नैरो पैसेज है, उसमें से 2 बंदे आप आमने सामने से जैसे निकल रहे हैं, तो अगर तो वो जेंटली एक दूसरे को टच करते हुए निकल जाते हैं तो इट इज नॉट बैटरी। पर अगर वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं अपना वे बनाने के लिए या वायलेंट हो जाते हैं, तो ये उनके पास इसके लिए कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, बैटरी माना जाएगा। जैसे कई बारी जो हार्म है वो वॉलंटरली सफर करने के लिए हम मान जाते हैं, तो उसको बैटरी नहीं माना जाता। जैसे अगर कोई पर्सन है वो डूब रहा है, अगर हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं उसको बाहर खींचने के लिए, तो ये बैटरी नहीं है। कोई प्रिजनर है वो भूख से मर रहा है, उसको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है, जैसे वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। या फिर किसी को, जैसे हम ये जो सर्जन है वो ऑपरेशन करते हैं, तो ये सारे जो हैं वो बैटरी के अंदर नहीं माने जाएंगे। एक स्टैनले वर्सेस पॉवल का केस था, ये हमने कल भी पढ़ा था। जो पॉवल होते हैं वो शूटिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, वो जाते हैं फीजेंट की उसके लिए हंटिंग करने के लिए। जब वो फीजेंट के ऊपर फायर करते हैं तो जो गन में से जो पैलेट है वो ओक ट्री से टकरा के उसको लग जाता है जो वहां पे प्लेंटिफ होता है। तो ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उसने कुछ मतलब जानबूझ के नहीं ऐसा किया, तो वो उसको लाइबल नहीं माना गया। तो प्रताप दाजी वर्सेस बीबी एंड सीआई रेलवे कंपनी का केस था। इसमें प्लेंटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट रेलवे कंपनी होती है, उसमें वो चढ़ जाता है, उसके पास टिकट नहीं होती, उससे फर्स्ट स्टेशन पे टिकट मांगी जाती है, तो वो कहता है कि मेरे पास है नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेशन जब आता है, ट्रेन रुकती है, उसको नीचे उतरने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ही वॉज अ ट्रेसपासर, पर वो उतरने के लिए मना कर देता है, तो उसको जबरदस्ती नीचे उतारा जाता है। तो ये लॉफुल जस्टिफिकेशन थी, बिकॉज ही वॉज अ ट्रेसपासर एंड विदाउट टिकट ही वॉज ऑन दी ट्रेन और जर्नी कर रहा था। अगर तो हम ट्रेसपासर के ऊपर रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करते हैं तब ये ठीक है। अगर हम एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो जो बंदा एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है वो लाइबल ठहराया जाएगा। इसमें चेरुबिन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था।
इसमें लैट्रिन होती है, उसके पैसेज में नेकेड लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स बिछा दी जाती है ताकि कोई ट्रेसपासर वो लैट्रिन यूज ना करे, और इसका नोटिस नहीं दिया जाता। एक ट्रेसपासर वहां से जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एक्शनेबल था और उनको लाइबल ठहराया गया। एक पी कैदर वर्सेस के ए एलागर स्वामी का केस था। इसमें जो प्रिजनर होता है, अंडर ट्रायल होता है, उसको हैंडकफ्स डाल के और चेन के साथ, जैसे एक डेंजरस एनिमल को लेके जाते हैं, उससे बांध के हॉस्पिटल की विंडो के साथ उसको बांध दिया जाता है। तो कहते जी हम इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेके आए हैं, पर इट इज अनजस्टिफिएबल यूज ऑफ फोर्स जो पुलिस ऑफिसर ने इस्तेमाल की है, उसको ट्रेसपास टू द पर्सन लायबल ठहराया जाएगा। क्योंकि ये जो ऑफिसर ने अपनी जो अथॉरिटी है उसको एक्सीड किया और उसने अपनी अथॉरिटी को अब्यूज किया, और ये जो होती हैं कई बारी एरोगेंस की वजह से या टेम्परामेंटल डिफेक्ट की वजह से, ताकि इनको क्रुएलिटी करने में बहुत मजा आता है, तो ही वॉज हेल्ड लाइबल फॉर दैट। अब सेकेंड क्या है, असॉल्ट। असॉल्ट एक ऐसा एक्ट है जो डिफेंडेंट द्वारा किया जाता है, जिससे प्लेंटिफ के मन में एप्रीहेंशन हो जाती है कि उसके ऊपर बैटरी इन्फ्लिक्ट होगी। जैसे आप एक लोडेड पिस्टल किसी के ऊपर पॉइंट करते हो, तो उसके मन में ये एप्रीहेंशन हो जाती है कि ये मेरे को हार्म करेगी, तो ये असॉल्ट माना जाएगा। अगर पिस्टल अनलोडेड है फिर भी ये असॉल्ट माने जाएगी अगर प्लेंटिफ को इस बात का नहीं पता। पर अगर प्लेंटिफ को इस बात का पता है कि पिस्टल अनलोडेड है, फिर ये असॉल्ट नहीं माना जाएगा। अगर एक चलती ट्रेन है, वो बंदा एक किसी के ऊपर फिस्ट दिखाता है, जो बंदा प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, तो ये असॉल्ट नहीं है। वर्बल थ्रेट किसी को देना, दिस इज ऑल्सो नॉट असॉल्ट, क्योंकि जो प्लेंटिफ के माइंड में इमीडिएट एप्रीहेंशन नहीं होती। इसमें एक बेबी सेती वेंकटा सूर्य राव वर्सेस नंदीपति मुठाया का केस था। जो प्लेंटिफ थे बड़े वेल टू डू एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो ही वॉज इन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू अमाउंटिंग टू ₹11.60। तो जो विलेज मुंसिफ होते हैं वो उनके पास जाते हैं, वो जो रेवेन्यू की जो अमाउंट है वो कलेक्ट करने के लिए प्लेंटिफ के रेजिडेंस पे। ये 31 मार्च होता है, तो वो कहते हैं कि आज लास्ट डे है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, कि मेरे को आप अपने जो ड्यूज हैं वो क्लियर करो। तो जो प्लेंटिफ होते हैं वो कहते हैं कि मेरी वाइफ घर में नहीं है और वो लॉक लगा के कहीं गई हुई है, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहते ठीक है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दे दो इसके बदले में। तो वो कहते कि जब मेरा घर में लॉक लगा हुआ है तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी कोई बाहर नहीं है। तो वो कहते जो आपके कान में जो आपने ये डाले हुए हैं ये रिंग्स, तो ये दे दो। तो वो जूलर को बुलवाते हैं। जूलर के जब आता है उस टाइम पे एक बंदा उसमें खड़ा होता है, वो कहता कि ठीक है मैं ये आप मेरे से बोरो कर लो और आप इनको पैसे दे दो। तो जो विलेज मुंसिफ है पैसे लेके वो क्वाइटली वहां से चले जाते हैं। बाद में ये जो प्लेंटिफ है ये उसके ऊपर असॉल्ट का केस करते हैं, पर जो कोई ऐसी एप्रीहेंशन नहीं थी कि उनके ऊपर थ्रेट का इस्तेमाल हुआ, कि ये जो पॉसिबिलिटी थी बड़ी रिमोट थी कि जो गोल्ड स्मिथ है उनके कान से वो निकाल लेगा। तो इसको असॉल्ट नहीं माना गया, और जो प्लेंटिफ का इमीडिएट फियर या इंस्टेंट जो वायलेंस थी इट वाज नॉट देयर, सो देयर वाज नो असॉल्ट। उसके बाद जो असॉल्ट के बाद जो है वो बैटरी आती है। किसी को क्लेंच्ड फिस्ट दिखाना असॉल्ट है, जब वो फिस्ट टकरा जाती है तो वो बैटरी है। अगर आप किसी के ऊपर पानी फेंक रहे हो, पानी जब तक आप फेंकते हो तो वो असॉल्ट है, जब पानी उसके साथ टकरा जाता है वो बैटरी बन जाती है। अब कोई बंदा चेयर पे बैठने लगता है, आप उसकी चेयर खींच देते हो, वो नीचे स्ट्राइक करने के अभी प्रोसेस में है, तब तक असॉल्ट है। जब वो नीचे टच फ्लोर को कर गया वो बैटरी बन जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बैटरी में असॉल्ट हो। कई बार आप किसी को पीछे से ब्लो करते हो तो इट इज नॉट असॉल्ट, ये सिर्फ बैटरी ही होगी।
अब थर्ड है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इसमें है टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, चाहे वो कुछ पीरियड के लिए ही हो। वो है कि आपकी लिबर्टी के ऊपर टोटल रिस्ट्रेंट है और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो उसको कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जो इम्प्रिजनमेंट हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि किसी की पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करते हैं चार दीवारी में बंद करके, तो ये जरूरी नहीं है। चाहे वो बंदा आपके घर में ही आपको कहता है कि ये जगह नहीं छोड़नी, या कोई ओपन फील्ड है वहां से आपको कहीं और जाने नहीं दे रहा, उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। इसमें दो है, एक तो फर्स्ट है टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, दूसरा है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अब टोटल रिस्ट्रेंट किसको कहते हैं? जब तो दो तरह के रिस्ट्रेंट होते हैं, एक टोटल एक पार्शियल। जब टोटल रिस्ट्रेंट है, पर्सन को किसी भी जगह पे जाने नहीं दिया जाता, उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। वो आईपीसी के सेक्शन 340 में इसको डिफाइन किया गया है। कई बार जो होता है रेस्ट्रेंट टोटल नहीं होता, पार्शियल होता है, उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहते हैं। वो आईपीसी के सेक्शन 339 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। पर इसमें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है? टोटल रेस्ट्रेंट होता है, कंप्लीटली किसी की लिबर्टी को डिप्राइव किया जाता है वो सर्टन लिमिट्स के बियॉन्ड जाने के लिए। जैसे एक मी वर्सेस क्रूकशैंक का केस था, इसमें बंदा था वो एक्विट हो गया, उसके बाद उसको फिर भी डिटेन करके फ्यू मिनट्स के लिए रखा गया वार्डर्स द्वारा, ताकि उसे क्वेश्चनिंग की जाए, तो इसको भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना गया। ये जरूरी नहीं है कि जो इम्प्रिजनमेंट है जेल में ही हो या 4 वॉल्स के अंदर ही हो। जो ये है कि जैसे चलती ट्रेन में या चलती बस में भी आप किसी को डिटेन कर सकते हो, तो वो भी एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही माना जाएगा। अब मीन्स ऑफ एस्केप, अगर तो आपके पास वहां से एस्केप करने के मीन्स हैं तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाएगा। पर आप जैसे है कि विंडो बहुत ऊंची है, वही एक उस में है जहां से एस्केप किया जा सकता है, तो वो फिर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही मानी जाएगी, क्योंकि उस विंडो तक चढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। अब अगला है नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ। वो कहते हैं कि जो रेस्ट्रेन आपने किसी की फ्रीडम के ऊपर लगाया, ये अगर प्लेंटिफ की नॉलेज में है या नहीं है, तो अगर है तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा, अगर नहीं भी है तो भी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। तो इसके ऊपर डिफरेंट जो केसेस हैं, डिफरेंट उसके ऊपर लॉज हैं। जैसे एक हैरिंग वर्सेस बॉयल का केस था, इसमें एक स्कूल मास्टर होता है, वो स्कूल के बच्चे को अपने ऑफिस में बिठा लेता है, रॉन्गफुली डिटेन कर लेता है। जब उसकी मदर आती है तो उसको मदर को कहते हैं कि जब तक आप ड्यूज नहीं दोगे तब तक मैं बच्चे को बाहर नहीं भेजूंगा। ये जो बातें होती हैं, कन्वर्सेशन होती है, वो स्कूल मास्टर और मदर के बीच में होती हैं। ये जो बच्चा है इसको इन बातों को नहीं सुनता, तो उसको अपनी ये जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट था उसको इसके बारे में नहीं पता था, तो इसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना गया। पर एक मियरिंग वर्सेस ग्रामे वाइट एविएशन कंपनी का केस था, इसमें वो कहते हैं कि नॉलेज असेंशियल नहीं है। अगर बंदे को नॉलेज है या नहीं है, तो नहीं भी है तो भी उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। इसमें क्या था, प्लेंटिफ एक एम्प्लॉय होता है डिफेंडेंट कंपनी में, उनको लगता है कि इन्होंने कंपनी की कुछ चीजें, प्रॉपर्टी जो है वो चुरा ली, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफिस में बिठा दिया जाता है। तो जो 2 एम्प्लॉयज को भी बाहर तैनात कर दिया जाता है ताकि ये रूम से ना निकले। उसके बाद पुलिस आती है, उसको हैंड ओवर करा जाता है, तो उसके ऊपर वो जो अरेस्ट होता है ऑन द चार्जेस ऑफ थेफ्ट, पर बाद में वो एक्विट हो जाता है। फिर वो स्यू करता है डिफेंडेंट्स को फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो पुलिस तो जो है वो तो कंपनी के एजेंट नहीं है, और वो उनके पास सफिशिएंट रीजन है कि सस्पेक्ट है वो थेफ्ट का, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, डिटेन किया, दैट इज जस्टिसेबल। पर जो डिफेंडेंट्स ने, उनके ऑफिसर्स ने इसको डिटेन किया, जब तक पुलिस नहीं आई है उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। बेशक उसको प्लेंटिफ को नहीं पता था कि इसको यहाँ पे बंदी बना के रखा गया है।
वो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे बंदे को पता है चाहे नहीं पता है। जब हम किसी को ऐसे अंदर डिटेन करके रखते हैं, हम तो उसको फील ही नहीं होने देते कि तेरे को हमने डिटेन किया हुआ है। पर जो बाहर कैप्टर्स खड़े हैं वो फिर शेख ही मारते हैं कि देखा हमने इसको इम्प्रिजनमेंट की हुई है। अब डिटेंशन भी दो तरह की होती है, अनलॉफुल डिटेंशन और लॉफुल डिटेंशन। अगर आप विदाउट एनी जस्टिफिकेशन अनलॉफुली किसी को डिटेन करते हो, यू विल बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट। और जैसे एक बंदा है वो एक्यूट हो गया जेल में से, फिर भी उसको डिटेन करके रखा जाता है, वो लॉफुल नहीं है। एक रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। ये बंदा 1968 में कोर्ट ने इसको एक्यूट कर दिया, पर ये जेल से 1982 में जाके रिलीज हुआ। 14 साल ये बंदा जेल के अंदर रहा। स्टेट ने अपने आप को जस्टिफाई कैसे करने की कोशिश की कि इसका हम मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे थे क्योंकि ये मेंटल इम्बैलेंस था, पर ये तो कोई जस्टिफेबल कॉज नहीं है उसको अंदर रखने के लिए। उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया और पिटिशनर को 35,000 ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम कंपनसेशन दी, बाद में उसको और भी कंपनसेट किया होगा। उसके बाद एक केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। ये भी मैंने पहले ये केस बताया था। इसमें जो पिटिशनर होते हैं वो MLA होते हैं J&K असेंबली के, उनको रॉन्गफुली पुलिस डिटेन कर लेती है ताकि वो जो असेंबली का सेशन है वो अटेंड ना कर सके। ये उनका मिस्चीवियस और मेलिशियस एक्ट था जिन्होंने इसको डिटेन किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेम्पलरी डैमेजेस उनको दिए 50,000। तो अगला क्या है, लॉफुल डिटेंशन। लॉफुल डिटेंशन में होता है कि अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है कि किसी को आपने डिटेन किया तो वो फिर एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं मानी जाएगी। इसमें रॉबिन्सन वर्सेस बालमैन न्यू फेरी कंपनी लिमिटेड का केस था। प्लेंटिफ डिफेंडेंट की वॉक पे गया, वो उन्होंने सोचा कि जो डिफेंडेंट की फेरी बोट्स हैं वो एक से दूसरी जगह पे उनको क्रॉस करवा देंगी, एक रिवर बैंक से दूसरे रिवर बैंक में। तो उनको अभी टाइम लगना था, 20 मिनट्स लगने थे और फेरी आने में। उन्होंने जब एंटर किया तो 1 पेनी उन्होंने इसके लिए पे कर दी। अब जो एग्जिट के लिए भी 1 पेनी और लगनी थी, वहां पे उन्होंने नोटिस बोर्ड पे डिफेंडेंट्स ने इसके बारे में लगा रखा था। डिफेंडेंट्स ने उनसे पैसे मांगे पर उन्होंने देने से इनकार कर दिया, तो उनको फिर वॉफ छोड़ने के लिए डिसअलाउ किया गया। तो जो डिफेंडेंट्स थे दे वर नॉट हेल्ड लाइबल फॉर दैट। उसके बाद है एक केस, जब लॉफुल आप अरेस्ट करते हो तो उस एज सुन एज पॉसिबल उसको पुलिस को आपको हैंड ओवर करना है उस बंदे को जिसको आपने अरेस्ट किया। प्लेंटिफ और उसकी डॉटर एक उसमें जाते हैं। इस केस में जॉन लेविस वर्सेस एंड कंपनी वर्सेस टीम्स, दोनों प्लेंटिफ और उसकी डॉटर एक स्टोर में जाती हैं। डॉटर वहां से कुछ कैलेंडर्स 4 कैलेंडर्स उठा के अपनी जो मदर के बैग में डाल जाती हैं। दोनों को वहां पे ऑफिस में डिटेन कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस आती है तो उनको हैंड ओवर कर देते हैं। अबाउट 1 आवर वो वहां पे डिटेन रहती हैं। तो उसके बाद इनके ऊपर केस चलता है। जो डॉटर होती है उसको तो थेफ्ट के लिए गिल्टी ठहराया जाता है, पर मदर जो है वो उसके खिलाफ जो चार्जेस होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं और मदर फिर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए डिफेंडेंट्स को स्यू करती है। तो पर इसमें डिफेंडेंट्स लाइबल नहीं ठहराए गए क्योंककि चोरी के सस्पिशन में उन्होंने उनको डिटेन करके रखा था, उनके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन थी। उसके बाद ये प्लेंटिफ ने नहीं प्रूव करना कि उसको विदाउट जस्टिफिकेशन डिटेन करके रखा गया। उसने तो सिर्फ इतना कहना कि मेरे को इन्होंने डिटेन करके रखा। अब ये बोझ सारा जो है डिफेंडेंट्स के ऊपर है कि उन्होंने ये प्रूव करना है कि हमने इसको लॉफुली डिटेन किया और हमारे पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।